गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। आइए आरवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम एक टॉपिक और क्लियर करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट का, नाम है NGT। नाम क्या है? NGT। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए इसकी चर्चा इतनी डिटेल में हम लोग कर लेंगे कि दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या है ये, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें आज हम इसे टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आएँ जी, जल्दी से सब लोग लाइव आएँ। हमने कई बार कहा कि जितनी जल्दी लाइव आएंगे हम आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे पाएंगे, हैं? कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको हम दे पाएंगे। तो जल्दी सब लोग लाइव आएँ जिससे हम कुछ ना कुछ आपको बता पाएँ। ठीक, चलिए आज का मोटिवेशन देखिए क्या है। आज का मोटिवेशन है, तो जल्दी सब लोग लाइव हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक करें। मोटिवेशन है कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है ना, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको अपने कदमों पर, अपने विचारों पर विश्वास करना होगा। ठीक, तो आइए टॉपिक पढ़ते हैं भैया। NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण लिखा गया आपके सामने। NGT का फुल फॉर्म हमसे पूछ सकता है कि NGT का पूरा रूप क्या होता है। तो NGT का पूरा रूप क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये कैसा निकाय है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है भैया? यह एक कानूनी निकाय है। संवैधानिक मतलब क्या होता है? दो होते हैं, एक या तो वैधानिक होगा या तो संवैधानिक होगा। संवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसा निकाय, ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया हो, उसे बोलेंगे संवैधानिक। लेकिन जब वैधानिक कह दिया जाए तो वैधानिक का मतलब क्या होता है? कानूनी। तो कैसा निकाय है ये? वैधानिक निकाय है। ठीक, अगली बात कीजिए स्थापना की। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात अगर आपसे की जाए तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? राष्ट्रीय हरित, वही NGT अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 2010 में। इसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई स्थापना इसकी? 18 अक्टूबर 2010 को, है ना। 2010 द्वारा कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को। तो NGT की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। किसके द्वारा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा। जल्दी से नोट करिएगा इसको, इतना पॉइंट जल्दी से नोट करिएगा। चीज़ें दिख रही ना, चीज़ें दिख रही पूरी बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ से पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन इसके 5, कुल मिलाकर कितने? दिल्ली के अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, मतलब 5 क्षेत्रों में पूरी तरह से स्थापित है ये।
तो मुख्यालय कहाँ बताया गया भैया आपको? तो मुख्यालय तो दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक, अब दिल्ली की बात की जाए भैया तो कौन सा मुख्यालय है, किस जोन का मुख्यालय? हमने कहा 5 क्षेत्र हैं, तो किस जोन का है? उत्तर ना। दिल्ली भैया मुख्यालय है। 4 क्षेत्र भी हैं इसके। कितने क्षेत्र भैया? 4 क्षेत्रों में स्थापित है, कुल 5 क्षेत्रों में दिल्ली को लेकर, लेकिन दिल्ली को छोड़कर कुल कितने क्षेत्रों में भैया? 4 क्षेत्रों में है। कौन कौन क्षेत्र है ये देखते हैं। उत्तर हमने बात कर दी। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? चेन्नई। दक्षिणी क्षेत्र इसका कौन सा भैया? चेन्नई। ठीक, पूर्वी क्षेत्र इसका कौन सा है? पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कोलकाता। ठीक, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी। पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी कौन सा भैया? पुणे। पश्चिमी कौन सा है? पुणे है। ठीक, लास्ट बचता है चौथा, मध्य में कौन सा है? ठीक, चौथा भैया मध्य में कौन सा है? भोपाल। एमपी, भोपाल मध्य में, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। तो हमने कहा मुख्यालय के अलावा, ये मुख्यालय है दिल्ली में, मुख्यालय के अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। दक्षिण में भैया चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में भैया पुणे और मध्य में भोपाल में स्थापित हैं इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय। जल्दी से नोट डाउन करिएगा, आगे बात क्लियर करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। है ना भैया, यह है क्या? एनजीटी। ठीक, अब अगली बात यहां से की जाए। मुख्यालय जान लिया आपने, स्थापना जान लिया आपने, अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष में भैया यहां हम लिखेंगे पहले कौन थे, है ना, वर्तमान में कौन है। पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है। तो पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष का नाम था लोकेश्वर सिंह पांटा करके थे। कौन थे भैया? लोकेश्वर सिंह पांटा करके थे। तो लोकेश्वर सिंह याद रखिएगा, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। और इसके अध्यक्ष वही बनाए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तो कौन थे भैया? पहले जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं भैया सर्वोच्च न्यायालय के। उनका नाम क्या है? आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, और हमने कहा भैया अध्यक्ष बनते कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, एससी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट के भैया सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष या अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब सदस्य की बात की जाए, सदस्य कितने होते हैं? सदस्य भैया 2 तरह के होते हैं, एक तो न्यायिक सदस्य होंगे, एक तो विशेष सदस्य होते हैं। तो कौन से बताया भैया हमने? एक तो न्यायिक होते हैं, न्यायिक कितने होंगे? 10। जो विशेष होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, विशेष में कौन आएंगे? जो विषय विशेषज्ञ, वो 10। तो कुल सदस्य कितने होते हैं भैया? 20 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? 20 होते हैं। न्यायिक 10 और विशेष भी कितने? 10। अब इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए आपसे कि कार्यकाल इतना इनका क्या होता है। तो कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष का। इरेज कर दें भैया इसको। कार्यकाल कितना होता है भैया इनका? 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। अब और इसमें बात की जाए भैया इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है। तो नियुक्ति देखिए कौन करता है, ये नियुक्त किए जाते हैं, कोई चुनाव तो होता नहीं इनके लिए। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार।
नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ठीक, केंद्र सरकार, लेकिन किसकी सलाह पर? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। एनजीटी अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो एनजीटी अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक भैया 3 ही अध्यक्ष हुए हैं। तो पहले तो थे कौन? बताया गया आपको, लोकेश्वर सिंह थे। भैया वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। दूसरे कौन से भैया? जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे। तो ये भी हमसे पूछे, तो जस्टिस स्वतंत्र कुमार दूसरे थे, और वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जी हैं, ठीक है। अब अगली बात यहाँ से की जाए भैया, अध्यक्ष कितने वर्ष तक रह सकता है और सदस्य कितने वर्ष तक रह सकते हैं? तो अध्यक्ष रह सकता है भैया कितने वर्ष तक? 70 वर्ष तक। जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कितने वर्ष तक भैया? 70 वर्ष। जो न्यायिक सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्य जो होते हैं, ये कितने वर्ष तक? 68 वर्ष तक। और ये न्यायिक सदस्य आते कहाँ से हैं? न्यायिक सदस्य हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और कैसे? सेवानिवृत्त वाले। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं कौन? जो न्यायिक पद पर होते हैं। और कितनी संख्या होती है? 10। जो विशेष होते हैं, जो विशेष का मतलब ये जो विषय विशेषज्ञ, जो किसी क्षेत्र में जो पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री धारक होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है पर्यावरण के क्षेत्र में। ये कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। तो तीनों याद रखिएगा, अध्यक्ष भैया 70, न्यायिक 68, और जो विशेष होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 65 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो नोट करिए इतना। ठीक है। अगर पूछा जाए कि एनजीटी को किस न्यायिक संस्था का दर्जा दिया गया है, तो एनजीटी को उच्च न्यायालय, एनजीटी को भैया उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया भैया? तो एनजीटी को हमने कहा उच्च न्यायालय का दर्जा, उच्च न्यायालय का दर्जा किसे दिया गया है? एनजीटी को, ठीक। जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं सब एथेंटिक चीज़ें हैं भैया, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और किस रूप में कार्य करता है ये? तो कार्य कैसे करता है भैया? खुली अदालत के रूप में। कार्य कैसे करेगा? खुली अदालत के रूप में। खुली अदालत का मतलब होता है भैया कि कोई भी जाकर यहाँ पर अपील कर सकता, कोई भी व्यक्ति जाकर यहाँ पर अपील कर सकता। अभी बता रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, किस किस क्षेत्र में लोग अपील कर सकते हैं, इतना नोट करिए फिर बताते हैं, ठीक। अब बात की जाए भैया उद्देश्य की, किसकी बात की जाए? नोट हुआ इतना पॉइंट। बात की जाए किसकी? उद्देश्य की। तो आइए जानते उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य की बात अगर आपसे की जाए भैया, तो उद्देश्य इसके कई हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों का प्रभावकारी एवं त्वरित निस्तारण करना या निराकरण करना। तो पहला उद्देश्य क्या बताया भैया हमने कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं, पर्यावरण संबंधित भैया जितने भी मामले हैं, और उनको क्या? पर्यावरण संरक्षण संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण करना पहला उद्देश्य बताया गया। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकरण करना, और उसका कोई यदि दोहन करता है तो विधिक कानून लागू करना। तो पर्यावरण के संबंध हमने क्या बताया भैया? वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करना? कानून लागू करना, है ना भैया? विधिक कानून लागू करना, बिल्कुल। ये सजा भी दे सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। विधिक कानून लागू करना,
ये सब काम किसका होता है? एनजीटी का होता है। उद्देश्य हैं उनके बनाए गए। और उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसके उद्देश्य और क्या क्या बताए गए भैया? कि सामान्य, जैसे कहा गया ना कि सरकारी एवं निजी कार्यों से होने वाली क्षति को रोकना, पर्यावरण क्षेत्र में सरकारी एवं निजी कार्यों से होने वाली क्षति को रोकना। क्षति को क्या करना? क्षति को भैया रोकना। ये लिख लेंगे भैया, क्षति को रोकना। भाई निजी कार्य के द्वारा क्षति हो रही हो पर्यावरण को या सरकारी कार्य द्वारा हो रही हो, उसको रोकने का काम भी कौन करता है? एनजीटी करता है। बिल्कुल, यहाँ तक चीज़ें दिख रही ना, जल्दी से नोट करिए इसको भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एनजीटी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े एनजीटी को, ठीक है? जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों, है ना? कुछ भी करने से पहले जीतने का मज़ा तभी है जब काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हो, अब हार जाएगा। तो सफल होने का मज़ा तभी है। अब सफल कहीं भी आप हो जाएं, किसी भी सेक्टर में, सरकारी जॉब का ठप्पा लगना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? और माँ बाप का सिर तो गर्व से ऊंचा हो जाता है उसी दिन जिस दिन आप सरकारी जॉब में आ जाते हैं। भले ही वो पद छोटा या बड़ा हो, नाम होना चाहिए कि हाँ एक परमानेंट जॉब है हमारे पास। और आप देख रहे हैं भैया कोविड-19 में सब कुछ सिखा दिया उसने। इस समय 2 ही लोगों का धंधा अच्छे से चल रहा है, या तो सरकारी नौकरी वालों का, अर्थात या तो सरकारी या तो तरकारी। 2 ही लोग धंधे वाले हैं, जो 2 ही लोग काम चल रहा है सही तरीके से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये तो उद्देश्य की बात की गई, ये तो किसकी बात की गई भैया? उद्देश्य की बात की गई। अब कहा गया भैया कि एनजीटी अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 के तहत, एनजीटी अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 के तहत पर्यावरणीय क्षति से संबंधित राहत और मुआवजे की मांग के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या कर सकता? अपील कर सकता है, ठीक है? और अपील की सुनवाई देखिए किस किस मुद्दे पर करता है ये कुल मिला के भैया 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में भैया? कोई भी व्यक्ति 6 क्षेत्रों के आधार पर यहाँ पे अपील कर सकता है। ये देखिए क्षेत्र है कौन कौन से। हमने कहा कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र। और हैं कौन कौन से? आपको पता होगा भैया कि जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, इसके आधार पर वो जा सकता है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण 1977 1977, इसके आधार पर जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जा सकता है। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जा सकता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। तो इनके खिलाफ भी, मतलब कोई भी व्यक्ति इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं 6 क्षेत्रों के खिलाफ अगर उसको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो यहीं से शक्ति प्राप्त करके कहाँ जा सकता है? एनजीटी में। तो 6 क्षेत्र देखिए कौन कौन से हमने बताया भैया। पहला कौन सा बताया? जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 1974 पहला। दूसरा कौन सा बताया भी? हम दूसरा बताया भी ना, जल। कौन सा बताया? जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम हो गया ना भैया? बिल्कुल। दूसरा भैया, अच्छा जल हुआ। अगला भैया वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा है? वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक।
अगला कौन सा बताया भी हमने, ये तो वन संरक्षण अधिनियम हो गया। अगला कौन सा भैया, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके तहत चौथा कौन सा बताया गया भैया, चौथा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा, बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पांचवा कौन सा बताया गया भैया, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक, पांचवा अभी एक और बचा हुआ भैया, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ये तो हो गया। एक है भैया द वाटर, कौन सा है, द वाटर रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण 1977। द वाटर, एक तो जल प्रदूषण, दूसरा कौन सा भी है, द वाटर रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977। ठीक है, इतना हुआ, जल्दी से नोट करिए। छठा बताते हैं, छठा कौन सा भैया, द वाटर है ना, द वाटर प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम। रोकथाम 1977। ठीक है, हमने कहा इन्हीं 6 क्षेत्रों के आधार पर कोई भी व्यक्ति एनजीटी में जाकर अपील कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है भाई, अपील कर सकता है इन्हीं 6 क्षेत्रों के आधार पर। अभी बता रहे भी, अगर अपील वो करता है तो कितने दिनों में मामले का निस्तारण हो जाना चाहिए, एनजीटी कर देती है। ठीक है, और कितना जुर्माना लगा सकती है और क्या चीज़ें हैं। तो एनजीटी देखिए, हमने कहा भैया कि कोई व्यक्ति यदि अपील करता है यहाँ पर तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर निस्तारण, 6 माह के अंदर निस्तारण कर सकता है। ठीक है, अब ये जुर्माना भी लगाता है, क्या लगाता है, जुर्माना भी लगाता है, सज़ा और जुर्माना भी एनजीटी सुना सकता है। तो सज़ा अधिकतम 3 वर्ष। तो सज़ा की बात की जाए भैया, तो हमने कहा सज़ा, एनजीटी सज़ा कितने वर्ष तक सुना सकता है भैया, 3 वर्ष तक अधिकतम। जुर्माना कितना लगा सकता है, जुर्माना देखिए अधिकतम लगा सकता भी 10 करोड़। कितना लगा सकता है, 10 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है। लेकिन अगर जुर्माना लगाने के बाद भी कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो अधिकतम कितना लगा सकता है भैया, 25 करोड़ तक। और किस आधार भैया, अवहेलना करने पर, अवहेलना करने पर। हमने कहा अवहेलना करने पर, एक बार एनजीटी ने सज़ा सुना दी, जुर्माना लगा दिया, फिर भी कोई व्यक्ति, कोई संस्था है ऐसी है जो इसकी बात को नहीं सुन रही, नहीं मान रही है, तो अधिकतम कितना कर सकती है जुर्माना, 25 करोड़ तक बढ़ा सकती है। सज़ा 3 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, सज़ा कितनी रहेगी, 3 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, इतना नोट करिए भैया जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। और इसके खिलाफ मान लीजिए कि एनजीटी ने सज़ा सुना दी, एनजीटी ने जुर्माना लगा दिया, तो सज़ा और जुर्माना, सज़े और जुर्माने के खिलाफ, सज़े और जुर्माने के खिलाफ 90 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर भैया, खिलाफ 90 दिन के अंदर। और कहाँ पर इसको चुनौती दी जा सकती है, खिलाफ 90 दिन के अंदर एनजीटी को
सिर्फ एनजीटी को सिर्फ कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट भैया। अगर कोई हमसे पूछे कि एनजीटी ने जो सज़ा दी है, जो जुर्माना लगाया है, उसके खिलाफ कहाँ पर अपील कर सकते हैं भैया? जाकर हम सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भैया। अगला देखिए क्या भैया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एनजीटी की स्थापना करने वाला तीसरा देश है। अभी तक 3 ही देशों ने एनजीटी की स्थापना की है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है किसकी स्थापना करने वाला? एनजीटी की स्थापना करने वाला। तो इसको भी लिखेंगे भैया हम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश। भारत तीसरा देश। और किसकी स्थापना करने वाला? एनजीटी की स्थापना करने वाला। ठीक है, भारत तीसरा देश है एनजीटी की स्थापना करने वाला। हो गया भैया। एनजीटी के विरुद्ध कहाँ पर अपील कर सकते हैं भैया? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए। अब नीचे नोट करके हम लिखेंगे। नोट करके क्या लिखेंगे भैया? अभी तक मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और कौन? यूडी साल्वी। अगर हमसे पूछा जाए कि अभी तक एनजीटी के कितने कार्यकारी अध्यक्ष, तो मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष। मतलब भैया जब पहले अध्यक्ष जो थे ना भैया, लोकेश्वर सिंह, उनके बाद इन्हें कुछ समय के लिए मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए? जस्टिस यूडी साल्वी। जस्टिस यूडी साल्वी। ठीक, जस्टिस यूडी साल्वी को बनाया गया। मात्र एक कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए? जस्टिस यूडी साल्वी। और इसी में नोट में अगला पॉइंट लिखेंगे भैया कि अध्यक्ष हो या सदस्य हो, केवल एक बार ही नियुक्त होगा, दूसरी बार नियुक्त नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई अध्यक्ष एक बार बना दिया गया तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। तो अध्यक्ष मात्र एक बार नियुक्त, एक बार नियुक्त हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्य भी सिर्फ एक बार नियुक्त हो सकता। कार्यकाल कितना बताया गया? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा भैया इनका? 5 वर्ष। मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में। कौन सा अधिनियम था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा एनजीटी की स्थापना की गई। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। सारी चर्चा आपसे की गई एनजीटी के संबंध में। हम आशा करते हैं एनजीटी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपने एनजीटी अच्छे समझ लिया तो अच्छी बात है। आइए आज की मोटिवेशनल कहानी आपको बता देते हैं, सिर्फ 2 मिनट की। देखिए, आप एक बार की बात है भैया कि जैसे सपोज दैट जितने लोग हमको गुरु मानते होंगे, है ना, तो एक बार हुआ क्या कि एक गुरु और एक शिष्य, एक गुरु और एक शिष्य शहर की तरफ गए थे किसी काम बस। वो लोग अपने गांव में रहते थे, गुरु और शिष्य, लेकिन किसी काम से शहर की तरफ गए थे। शिष्य को कुछ जानकारी दिलाने के लिए गुरु उनको लेकर गए थे। तो हुआ क्या कि जब वो लोग वापस आ रहे थे तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर अंधेरा हो गया, मतलब शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया। वो लोग वहाँ पहुँचे उस गांव के पास में। तो उन्होंने सोचा कि लाइए किसी के यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो कहाँ रुकेंगे, जंगल चारों तरफ, वन पेड़ पौधे यही सब थे। तो गुरु ने कहा चलिए किसी के घर पे चल के देखते हैं, कहीं पर रुकते हैं। तो जैसे थोड़ी दूर बढ़े वहाँ पर एक घर उनको दिखाई दिया, और घर झोपड़ी वाला घर था, बहुत अच्छा खासा घर नहीं था, झोपड़ी वाला घर था, बस यह था काम चलाओ घर था। तो वहाँ पर वो पहुँचे तो उन्होंने बुलाया, घर में कोई है? तो घर से एक महिला निकली और एक पुरुष निकले, वही 2 लोग रहते थे वहाँ पर। उनके बच्चे बाहर रहते थे, बच्चे उनसे मतलब नहीं रखते थे, वो बाहर ही रहते थे। तो उनसे पूछा कि आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? नहीं तो हमको यहाँ पर रहना है। पहली बात उन्होंने कि हमको यहाँ पर रहना है, हम बाहर जा रहे हैं, हमको यहाँ पर रहना है। उन्होंने कहा ठीक है रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उन्होंने कहा हमारा आप लोग जीवन यापन कैसे चलता है। जब बात होने लगी धीरे धीरे रुक गए वहाँ पर गुरु और शिष्य। तो उन लोगों ने कहा कि जीवन यापन हम लोग बहुत बढ़िया चल रहा है। एक भैंस है जो कि दूध देती है, हम लोग वही दूध खाते पीते हैं, उसी से थोड़ा बहुत आय की प्राप्ति हो जाती है उसे बेचकर। तो उन्होंने पूछा कि बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि खेती बाड़ी का क्या हाल चाल। उन्होंने कहा हमारे पास तो भूमि बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ उसमें उत्पादन नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग जीवन यापन भैंस से चल जाता है। एक भैंस आराम से दूध देती है, हम लोग खाते पीते हैं और व्यापार भी कर लेते हैं। तो जब रात हुई, गुरु और शिष्य खाना पीना खा के जब लेट गए, रात हुई, तो गुरु ने शिष्य को जगाया, कहा कि काम करो, इनकी भैंस खोल लो, इनकी भैंस खोलो और लेके चलते हैं। शिष्य चकित हो गया। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमेशा हमको सिखाते हैं कि ये कार्य अनुचित है, चोरी मत करिए, चुगलाई मत करिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए, ये तो आपने अनुचित काम हमको बता दिया। गुरु गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा जो मैं कहता हूँ उतना करो। अब भाई गुरु की बात शिष्य भी मान गया, खोल लिया भैंस को। रात में दोनों लोग लेके निकल गए। अब उसके गांव से बहुत दूर ले जाकर भैंस को छोड़ दिए। भैंस को छोड़ दिया, फिर गुरु और शिष्य अपने गांव पहुँचे, गुरु अपने घर, शिष्य अपने घर। फिर शिष्य धीरे धीरे मेहनत करता गया, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया वहाँ पर अपने गाँव में, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। लेकिन उसके दिमाग में बात हमेशा चल रही थी कि उन लोगों की हालत कैसी हो गई, क्योंकि बेचारों का साधन वही था, आय का साधन वही भैंस ही थी। गुरु ने हमसे ऐसा करवा दिया, अब उन लोगों को कैसे चल रहा होगा। तो चल के हम एक बार देखते हैं। तो कई वर्षों के बाद वो शिष्य अकेले वहाँ पर गया देखने के लिए कि वो लोग कैसे हैं। वहाँ पर जाता है तो सारा नज़ारा बदल चुका था, सारा नज़ारा बदल चुका था। वहाँ पर अच्छे अच्छे मकान, अच्छे बगीचे और खेत में लहलहाती फसल, ये सब उनको उस शिष्य ने देखा। वो शिष्य ने सोचा कि हो सकता है कि वो लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, मकान और ज़मीन बेचकर कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब अंदर जाकर उसने नॉक किया तो वही पुरुष बाहर निकला जो उनको अपने यहाँ आश्रय दिया था। ये चीज़ें देखकर शिष्य तुरंत समझ गया कि गुरु ने हमसे ऐसा क्यों करवाया था। तो कभी कभी होता क्या है कि हम थोड़ी सी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना है। थोड़ी सी चीज़ हमको मिल जाती है, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में अपने आप को हम सर्वोपरि मानने लगते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। आपके पास जो भी है ये मान के चलिए कि अभी कम है, उससे भी ज़्यादा हमको करना है। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही बात सिखाती है हमको ये कहानी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।